स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम हिमानी एंड हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सो अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है और हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। सो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन वीडियोस को देखे और उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझे। आज हम करेंगे इसी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सो एज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर द डिजिट 6 raised to the power n, 6 raised to the power n, it ends with the digit 0 where this n, that is any natural number n. So हमें क्या चेक करना है कि ये नंबर 6 raised to the power n जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स n कैन टेक द वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू, राइट। सो वी हैव टू चेक कि n नेचुरल नंबर्स मीन्स इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए क्या ये नंबर 0 से एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल let us say n is equals to 1. So let us put n is equals to 1 here. It will be 6 to the power 1, that is 6. Again, for n is equals to 2, it will be 6 to the power 2, that is 36. For n is equals to 3, you can check 6 cube, that is 36 into 6, which will be 216. इस तरीके से हम n की वैल्यू 4, 5, 6 पुट करेंगे और ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये नंबर की लास्ट डिजिट, वंस डिजिट 0 आ रही है या नहीं। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें, फॉर n इक्वल टू 1 द वैल्यू इज 6, फॉर 2 इज 36 एंड इट्स वंस डिजिट इज 6, इट इज नॉट एंडिंग विद द डिजिट 0। फॉर n इक्वल टू 3 इट्स 216, सो अगेन इट इज एंडिंग विद द डिजिट 6। अब बात ये उठती है कि हम कब तक ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो अनएंडिंग है, दे विल गो ऑन इंक्रीजिंग टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी तक तो हम चेक नहीं कर सकते। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि ये पर्टिकुलर नंबर नेचुरल नंबर्स है जहां पर ये n की वैल्यू वो नंबर 0 पर एंड करेगा या नहीं। सो इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। 6 टू द पावर n में आप इस n को भूल जाओ और इस 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 into 3, राइट। सो यू विल गेट दिस प्राइम फैक्टर 2 into 3। अब अगर किसी भी इस टाइप के नंबर को हमें चेक करना है कि वो 0 डिजिट से एंड कर रहा है या नहीं, वी हैव टू बी श्योर दैट उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 ये दोनों नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर मिसिंग है तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा, राइट। सो अब अगर हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 into 3, but in its prime factorization the digit 5 is missing. I have told you for any number to end with digit 0, it should have its prime factorization should have both the numbers 2 and 5 present in it. If any one of the number, कोई भी एक number 2 या 5 में से missing है, so you will conclude that that particular number will not be ending with the digit 0. Okay, so here you can conclude that since the prime factorization of 6 doesn't contain 5, therefore the 6 to the power n will not end with the digit 0. So I'll tell you how to write it. So you'll write, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। You'll write that 6 to the power n where n belongs to natural number n will end with the digit 0 if it contains 5 as a prime factor. Why? Because we know that 6 contains 2 already.
So that's why if we'll contain 5 as a prime factor, then we can conclude that this 6 to the power n will end with the digit 0. So you'll write prime factorization of 6 is equals to 2 into 3, right? So you'll write since 6 does not contain 5 as a prime factor, therefore this 6 to the power n, where n belongs to natural number, will not end with the digit 0, right? हमें सबसे पहले तो अगर मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, किसी भी नंबर को चेक करना है whether it will be ending with the digit 0, we have to check that its prime factorization should contain both 2 and 5, and if its prime factorization is containing either 2 or 5, या तो 2 है अकेला तो भी वो डिजिट 0 से एंड नहीं होगा, और अकेला 5 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में है तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो नंबर 0 से एंड होगा। जैसे कि इस केस में था 6 में कि प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 थी, तो इसमें 5 was missing as a prime factor, so you will conclude what, that 6 to the power n will not end with digit 0, right? It's very simple. I hope आपको समझ में आ गया होगा. So let us move to the next. Okay, so the next question is, you have to explain that why the following numbers are composite numbers. So composite number की definition क्या कहती है कि वो numbers, composite numbers वो numbers होते हैं जिनके factors 1, the number itself and any other number or numbers होते हैं, ऐसे numbers को हम composite numbers कहते हैं। या दूसरे words में हम ये कह सकते हैं any number which can be expressed as the product of prime numbers, they are called composite numbers. So let us check whether this number, this is a composite number, and अब हमें explain करना है कि क्यों है ये composite number. So let us explain. सबसे पहले तो देखो, these are two terms which are separated by this sign plus. So both these terms, they have a 13 common in them, so we'll take out the 13 common, and in the first term we will be left with 7 into 11, and in place of this 13 1 will be left. Now write down the plus sign as it is. Since we have taken out 13 common, so we'll write 1 in place of this 13, right? So now just solve it. It will be 13 into, you'll write 7 into 11, that will be 77 plus 1. So this will be 13 into 78. Now let us check this 78, prime factorization of 78. It's 2 3s are 6, 2 9s are 18. 3 1s are 3, 3 3s are 9, and 13 1s are 13. So you can write it here 13 into, in place of 78 you will write 2 into 3 into 13. So it will be 3 into 2 into 13 square. So here you have expressed this number as a product of prime numbers. So therefore we will be concluding that this number is a composite number. Similarly, we'll check out this number. We'll explain why this is a composite number. So we'll see that these are two terms which are separated by this plus sign, and 5 that is common in both the terms. So we'll take out 5 common, and we'll be left inside 7 into 6 into 1 in place of 5, because we have taken out 5 common. So it will be 4 into 3 into 2 into 1
plus since we have taken 5 common, so we'll be left out with 1 in place of 5. अब इसे सॉल्व करो, ये होगा 7 6 42, 42 into 4 3 12 2 24 plus 1. Now just multiply this 42 and 24. It will be 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8. 8, 6 plus 4, 10, and it will be 8 plus 2, 10. So it is 5 1 0 0 8 plus 1. So you can write 5 into 1009, and this 1009, that is a prime number. So again in the end you will be concluding, since we have expressed both the numbers as product of prime numbers or as product of primes, therefore they are composite numbers, right? So basically आपको कुछ नहीं करना है, जो जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। अगर जिस बच्चे को डेफिनेशन क्लियर है वो इजीली, चाहे इसकी जगह कोई और भी डिजिट आ जाए, वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. So the 7th question is, this is a statement problem that there is a circular path around a sports field. Okay, Sonia takes 18 minutes to drive one round around the sports field and Ravi takes 12 minutes. So we'll underline, Sonia is taking 18 minutes to take one round around the field, and there is another student, Ravi, he is taking 12 minutes for the same, means for taking one round around the field. So suppose, now they have given you a condition here that suppose they both, Ravi and Sonia, they are starting at the same point. This is a circular field, right? Ravi and Sonia, both they have started at the same point, टाइम भी बिल्कुल सेम है और एक सेम डायरेक्शन में उन्होंने राउंड लेना स्टार्ट किया है, राइट? सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, सेम टाइम पर स्टार्ट किया है और सेम डायरेक्शन में दे हैव स्टार्टेड। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग दैट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर दोबारा से वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों कब मिलेंगे, राइट? सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन you have to find out the minimum time. So basically you have to find out the minimum time taken by Sonia and Ravi to meet again at the starting point. So if we have to find out the minimum time, यहाँ पर minimum time find out करना है, तो हम क्या निकाल लेंगे? We will find out the LCM of the time taken by Sonia and Ravi to cover one round of the field. So it's 12 minutes. Sorry, I have written it by mistake. So we'll find out the LCM of 18 and 12. So यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं हम 18 और 12 का. So it will be
2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 1s are 3. So LCM of क्या है? LCM इन सबको मल्टीप्लाई कर लो. 2 into 2 into 3 into 3. So it's 4 into 9, that is 36. So LCM of 18 and 12, that is 36. इसका मतलब है कि सोनिया और रवि फिर दोबारा उस सेम पॉइंट पर 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे. क्लियर? सो इट्स वेरी सिंपल. इस तरीके की और प्रॉब्लम्स भी आएंगी आपके पास, आप सिमिलर तरीके से उनको भी सॉल्व कर सकते हैं. So that's all. This was the last question of our exercise. इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2. आपको मैंने हर एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझाया है इस एक्सरसाइज का. फिर भी अगर कोई डाउट आपको आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. मैं वो डाउट्स आपके ज़रूर क्लियर करूँगी. एंड वन मोर थिंग, आप क्वेश्चंस को अपने आप सामने से बुक निकालिए, क्वेश्चंस देखिए और अपने आप नोटबुक पे प्रैक्टिस कीजिए बिना सोल्यूशन देखे. तभी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ईजिली ग्रास्प कर सकें. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल. तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव and stay blessed. We'll meet tomorrow.